फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये लिंक टू विच जो है ना, आपका क्लास 10 के टॉपिक से रिलेटेड है। जो क्लास 10 में पढ़े हैं कुछ टॉपिक उसी से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक जो आपका थोड़ा सा हट के दिया हुआ है, जो कि करीब करीब कंप्लीट रूप से कहें तो आप क्लास 10 से रिलेटेड ही है। ठीक, फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर लेकर के क्लास 12 के लेवल से। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट। देखिएगा, क्लास 12 ये पेन नहीं चल रही, 1 मिनट हो गई है। क्लास 12 फिजिक्स, और जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट। करंट क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखिए, जो भी लिखना लिखिए। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, continuous flow of electrons or rate of flow of electrons with respect to time। तो ऐसे रेट तो आएंगे, तो इसमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। तो it is simply denoted by I, it is simply denoted by I and SI unit of करंट बोलिए या इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, की बात हुआ है। SI नहीं तो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। और आप लोग जानते हैं कि आप ऑलरेडी हमने पीछे क्लास में भी डिस्कस किया कि Q बराबर आई टी होता है। सो यहां से I बराबर क्या हो सकता है, Q/T। इट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ये आ गया। और अगर इंस्टेंटेनियस हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो यही I बराबर जो होता है आपका dQ/dt के बराबर आ जाता है। क्या होता है, dQ/dt के बराबर आता है। दैट इंप्लाइज दैट आप कह सकते हैं कि अगर dQ बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, I/dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड यू गेट dQ बराबर क्या आ जाएगा, यहां से अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहां से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। तो जब कभी आपको टोटल का टोटल आपको चार्ज निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ I, अगर I का आपको ग्राफ दिया हुआ तो आप सिंपली Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I/dt के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहला इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया। देखिए, अगला टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पीछे क्लास में भी डिस्कस कर लिए, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे डीपली स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसका दो तरीका से हो गया। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही जो होता है वो करंट का फॉलो होता है। अगर पोटेंशियल नहीं, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो आपका फॉलो नहीं करेगा। और ये जो फॉलो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, समझ गए। तो कभी कभी हम इसको वर्क के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोला जाता है। और फिर आपका SI का यूनिट जो होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए और इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। SI unit of electric potential is volt and SI unit of electric potential is equal to
वोल्ट, और इसके रिलेटेड हम मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बताएंगे। फिर जाकर के आपका एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली डिफाइंड एज आल्सो, इट इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क डन इन बिलोंगिंग और इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वही आपका होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों टर्म से भी है, बस उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होती है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो वोल्ट। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है वो सेम ही होता है, वोल्ट होता है। चलिए, तो लिखने की मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये पार्ट जो आपको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किए थे, इसलिए हम इसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे। चलिए, अगला आता है वो है ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देता है, इन ओम्स लॉ व्हिच क्वांटिटी इज टेकन एज कांस्टेंट। तो रखिएगा यार टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इन ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between the terminals या between the two points, जो भी लिखिए। ठीक, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। तो बहुत ही सिंपल है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये इसका सिंपल इसका लॉ हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, एक टर्मिनल ए मान लिए, एक टर्मिनल आपने यहाँ पर बी मान लिए, ठीक। तो ए पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए एक मिनट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बी है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी भी है, और यहाँ पे भी माइनस बी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अंतर जो होगा वो मान लिया मैंने क्या है, भी है। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ you can write electric current in a conductor, that means I is directly proportional to potential difference, that means V, that means you can write V is directly proportional to I। अब दोनों को इक्वेट करने के लिए हम कांस्टेंट लाएंगे, जो कि आपका होता है V into R I। Here R is equal to proportionality, here R is equal to proportionality constant, एंड इसके ऊपर लिखिएगा इट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस आर को हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। फिर लिखिएगा, तो इसका मतलब भी बराबर आई आ गया, तो यहां से आर बराबर क्या होगा, बी बटा आई। एसआई यूनिट ऑफ, फटाफट लिखिए इसको भी इसी में, यहां से यहां तक मिटा लीजिए, नीचे वाला पार्ट हम रब कर लेते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी लिख सकता है, और इसी को हम लोग कर सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर, भी रिप्रेजेंट करता है वोल्ट को, ठीक। ये हो गया रेसिस्टेंस से रिलेटेड फैक्ट। अब अगला टॉपिक आता है डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप देखिए, अब रेसिस्टेंस तो वहां लिख दिया, अगर आप चाहे तो इसका डेफिनेशन आप सेपरेट लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक। देखिएगा रेसिस्टेंस का डिफिनेशन, रेसिस्टेंस का मतलब होता है इट इज resistance, it is defined as
ऐसे लिखिए, इस तरह से मत लिखिए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट इज ए property of conductor by virtue follow of electric current या follow of electrons लिखिए, that is current diminished। मतलब ये हुआ ना, ये रेसिस्टेंस जो हुआ ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पथ है, ठीक, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आपका फॉलो कर रहा है, तो ये रेसिस्टेंस जो होती है ना, उस इस मटेरियल की जो होती है इंटरनल, इसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी बनावट किस तरह की है, इसको बनाने में किस तरह के मटेरियल का यूज किया गया है, कितनी इसकी लंबाई है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, कितने टेम्परेचर में इसको रखा गया है, इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है और उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या होता है कि इस पर डिपेंड करते हुए दैट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स इससे फॉलो करते हैं इसको इजीली जाने नहीं देती है, इसको रोकती है। एज लाइक जैसे आप लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, फ्रिक्शन क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो उसी तरह से ये क्या करता है, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, ये उसे जाने नहीं देती है। और ये किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में कितनी उसकी रेसिस्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, दैट मींस उसके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग लिखने चल रहे हैं, देखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, वो भी लिख लीजिए फटाफट, सारे फैक्टर लिखते चले तो बढ़िया रहेगा। ये आप लोग समझ गए रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। अब ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हमने बता दिया क्या, ओम होता है। और कभी कभी पूछ देता हूं व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, ठीक। 1 ओम क्या होता है इसको समझते, देखिएगा। इफ देयर इज if in a conductor if ऐसे लिखिए, तो if there is 1 volt potential difference between terminal of conductor if there is 1 volt potential difference between terminal of conductor and there follows 1 ampere electric current, then conductor having 1 ओम रेसिस्टेंस, तो उस कंडक्टर के पास जो होगा ना 1 ओम रेसिस्टेंस होगा। चलिए, तो ये आप लोग समझिए। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एक और टर्म, उसको भी हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, फटाफट इसको लिख लीजिएगा। अगला जो टर्म है वो है आपका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं व्हेन 1 वोल्ट लिखिएगा when when 1 joule work is done to carry 1 coulomb charge from one point to another point in a conductor, then there exists 1 volt potential difference between terminals। तो उस दोनों टर्मिनल के बीच में जो आपका कंडक्टर होगा, उस दोनों कंडक्टर के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 1 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा। चलिए, ये आप लोग समझ गए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो आता है डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस इन ए कंडक्टर ऑन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर की किन किन से प्रॉपर्टी पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो फटाफट लिखिएगा।
डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के डिपेंडेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा, इट डिपेंड्स मेनली थ्री फैक्टर। सबसे पहला था टेम्परेचर, दूसरा आता है लेंथ, तीसरा आता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ कंडक्टर, इसमें भी लिखिएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये टेम्परेचर का होता है क्योंकि वो कंडक्टर जो रखी गई है ना, कितने टेम्परेचर की इन्वायरमेंट में रखी गई उस पर भी डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर आते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे ना कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच नेचर, या मतलब किस नेचर पे डिपेंड करते हैं, कंडक्टर की किस नेचर पर, तो आप लिख सकते हैं केवल दो ही पार्ट, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, इस बात को याद रखिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए प्रेशर पे नहीं करता, वो टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करता है। अब ये टेम्परेचर पे किस तरह से करता है, क्योंकि अगर ये 2 3 4 नंबर में पूछे तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर पे वो किस तरह से डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस, एक मिनट के लिखिएगा, इफ आर नॉट इज इक्वल टू resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये आपका क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, then r theta, that means at theta temperature resistance of that conductor will be r naught into 1 plus alpha into theta। तो ये जो होता है आपका टेम्परेचर रेसिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर विल बी r naught into 1 plus alpha theta, where r naught represents resistance of a conductor at 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पहला केस होता है टेम्परेचर का, जिस पे ये डिपेंड करती है। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या बोल सकते हैं, सो if we increase the temperature if we increase the temperature if we increase, यहां पे और करके लिख लीजिए एक ही सेंटेंस में, और डिक्रीज द टेम्परेचर then resistance ऊपर वाला पार्ट में ड्रॉप कर लेते हैं, then resistance of conductor also increases and decreases correspondingly का मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही आपका यहाँ पे नॉलेज है, टेम्परेचर पर इसी तरह से डिपेंड करता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ जाता है, हाउ does the resistance vary in temperature, टेम्परेचर में किस तरह से वो वैरी करता है। तो आपको इस तरह से दे देगा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, और आपको दो ऑप्शन होगा, तो ये दोनों आपका सही होगा, अदरवाइज जो भी होगा कोई गलत होगा। अगला आता है लेंथ पे। तो मेन रूप से जो इसका एक्सप्रेशन निकलता है ना, उसमें आपका लेंथ पे निकलता है। लेंथ पे देखिएगा ध्यान से, लेंथ पे क्या है, रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस, ऐसे कहिए, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द length of a conductor, then resistance of a conductor increases or decreases correspondingly. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ को मानते हैं, अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके रखिए। इसका मतलब यही होता है, इस पूरे जो सेंटेंस को लिखे ना, इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा, इसको मैथमेटिकली वी कैन से दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, एंड अब हम लोग चलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक, इसको रब करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट को याद रखें। ठीक, इसका यूज करने वाले हैं। अगला आता फैक्टर, ऊपर वाला पार्ट को भी मिटा लेते हैं। अगला जो आपका पार्ट आता है इसका, वो आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। इसमें लिखना है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में। इसको हम लोग ए अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का ए मानते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसको हम ए मान लेते हैं। तो देखिएगा, सिमिलरली इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल area of conductor, then resistance decreases or increases correspondingly। यहां पे क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे लिखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली का मतलब क्या होता है ना, कि इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट के साथ, इसका सेकंड, इसके सेकंड के साथ, समझ गए। तो यहाँ पे जो है, अगर आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, अगर ये आपका कंडक्टर है ना, ठीक, इस तरह से मान लीजिए कोई वायर है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो आपका सर्कुलर शेप का है, यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप तार का थिकनेस अगर बढ़ा दीजिएगा ना, मोटाई अगर तार की बढ़ा दीजिएगा, तो उस केस में अगर इसको बढ़ा देते हैं तो आपका रेसिस्टेंस उसका घट जाएगा। अगर इसकी थिकनेस को घटा देते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक, इस बात को आप लोग समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका मैंने सिंबल बनाया, इसका मतलब हुआ कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन सेकंड। नाउ कंबाइनिंग, आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड you can write R is directly proportional to L by A. After removing the proportionality sign, you can use here R is equal to rho L by A. Here rho is proportionality constant and it is also called resistivity of a conductor। ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। एसआई यूनिट ऑफ, चलिए स्पेस करें, इसको रब कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ, SI unit of
रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। याद रखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है आपको क्या होता है? ओम मीटर होता है। किसका? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर का जो आपका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। अगर आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं आर बराबर रो आर होता है, यहाँ से क्या कर सकते हैं? रो बराबर आर ए बाय एल, तो यहाँ एल से एल कैंसिल कर देगा तो आर मतलब ओम मीटर, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो होता है एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्या होता है? दो टर्म और है, एक आता है ओहमिक कंडक्टर। लिखिएगा एक कंडक्टर, दोज कंडक्टर्स which obey the Ohm's law is called ohmic conductor। इसको क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर आपका ओम लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, उसको हम लोग ओहमिक कंडक्टर करते हैं। ठीक, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। If a conductor is obeying the Ohm's law, then graph will be a straight line of potential difference and इलेक्ट्रिक करंट। तो उस केस में जो होता है ना वो आपका सकते लीनियरली रिलेशन रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई कंडक्टर ओम लॉ को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, ओबे करता है, तो उस केस में उसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का लीनियरली रिलेशन है। किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। और इस अगला टर्म आता है नॉन ओहमिक conductor, those conductor which do not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor। और इसका जो बीच होता है ना वो आपका कर्व हो जाता है। A conductor is obeying the Ohm's law, then graph will not a straight line between potential difference and electric current। चलिए ये समझ गए। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टर्म आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है सुपर कंडक्टिविटी। देखिए बस इसी के साथ आपका आज का क्लास होगा, हम लोग कोशिश करेंगे ओवर करने का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला टर्म आता है सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी देखिएगा, लिखिएगा इफ वी इंक्रीज द temperature, if we increase the increase लिखा है, decrease लिखिए। if we decrease the temperature up to the that value, in that case conductor doesn't offer resistance। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। अगर आप टेम्परेचर को उस लेवल तक डिक्रीज कर देते हैं जहां पर रेसिस्टेंस बिल्कुल ही काम नहीं करे, बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक, तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर अप टू दैट वैल्यू, इन दैट केस कंडक्टर डजंट ऑफर रेसिस्टेंस, देन दिस सिचुएशन is called सुपरकंडक्टिविटी। क्या कहलाता है? सुपरकंडक्टिविटी। क्योंकि अब वहां पे क्या है कि कंडक्टिंग फुल्ली कंप्लीटली रूप से होगा विदाउट लॉसिंग एनी एनर्जी।
और नेट क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है तो रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका लॉस होता है। अगर रेसिस्टेंस उसमें आपका कंटिन्यूसली रूप से डिक्रीज करते जाएगा तो वहां पे क्या हुआ, सॉरी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और हमने बोला कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको डिक्रीज करते जाए, अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे रेसिस्टेंस फुल्ली जीरो हो जाएगा, और दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। समझ गए? चलिए, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर ही क्लास आज ओवर करते हैं, फिर हम लोग कल के क्लास में जो डिस्कस करेंगे ना, वो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने के लिए, जिसमें कि आपका मेनली रूप से हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का इन पैरेलल फॉर्म, इन सीरीज फॉर्म, और उसके बाद फिर कंबाइंड फॉर्म करेंगे। फिर हम लोग सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको इतना ही टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में अगर पढ़ लेते हैं और रेसिस्टेंस के बारे में, तो इसके बाद कुछ टॉपिक रहने जाता है, बस बच जाता है आपका किरचॉफ्स लॉ और व्हिटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, बस 3 टॉपिक उधर बच जाता है। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे की क्लास और मुश्किल से आप लोगों का होगी और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में काफी बड़ा टॉपिक है, जबकि उसके कंपेयर में इसका 1/4 भी नहीं आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ये सारा जो रिमेन्स टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।